गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी बुक द वोयेज का 5th नंबर चैप्टर आर कैसरूना ट्री रिटन बाय तोरू दत्त। तोरू दत्त ने ये पोएट्री एक कैसरूना ट्री के ऊपर ही लिखी है, वो कैसरूना ट्री जिसके साथ इनकी कुछ पास्ट की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। उन पास्ट की मेमोरीज को चेरिश करते हुए तोरू दत्त इस पोएट्री में उस मोमेंट को भी याद करती है जिन मोमेंट्स को जो मोमेंट्स सी यूज्ड टू स्पेंड विथ और अराउंड द ट्री। यहाँ इस पोएट्री को लिखने के पीछे उनका जो बेसिक पर्पज है कि ये इस पोएट्री इस ट्री की जो ब्यूटी है ये उससे भी अट्रैक्टेड है, साथ ही साथ इसके साथ जो इनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं वो तो एवर लास्टिंग है ही। और इन्हें लगता है कि इनकी डेथ से पहले वो इस ट्री की डेथ नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं चैप्टर हम। वीडियो को लास्ट तक देखें और आई विल गिव यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन द लास्ट, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो करें। तो आर कैसरूना ट्री की जो पोएटेस है तोरू दत्त बंगाली ओरिजिन की एक पोएटेस है। जो लिखा है इन्होंने, जितनी भी पोएट्रीज लिखी हैं सारी की सारी पोएट्रीज एक स्टैंडर्ड पोएट का जो स्टेटस होता है उसको फॉलो करती हैं। इनके अलावा कई सारी और पोएट्रीज भी सी हैज राइट। उनमें से एक आई स्टिल रिमेंबर की वन पोएट्री सी रोट ऑन कि इस जब द्रोणाचार्य दशरथ ने किसको वाण मारा था, श्रवण कुमार, सॉरी हाँ। तो श्रवण कुमार की वो जो स्टोरी है कि श्रवण कुमार वंस वाज टेकिंग हिज पेरेंट्स टू सम पिलग्रिमेज, और वहाँ रास्ते में व्हेन हिज पेरेंट्स फेल्ट थर्स्टी तो उसने उनको पानी लाने का डिसीजन लिया। पानी लाने जब वो नदी पे गया तो मिस्टर दशरथ वाज वेटिंग फॉर सम हंट, और उन्होंने देखा कि मूवमेंट हो रहा है तो इन द होप ऑफ कि देयर मस्ट बी सम डियर, इनने उस डायरेक्शन में तीर चला दिया। ही डाइड। और उसने दशरथ से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी कि वो पानी लेके उनके पेरेंट्स तक चला जाए। और दशरथ जब पानी लेके गए तो उनके पेरेंट्स वो जो किस एगोनी से वो गुजर रहे होंगे, वो किस दुख से गुजर रहे होंगे, वो दुख पोएट यहाँ बताता है कि ये वो दुख कितना होगा। उसी दुख के साथ उनके पेरेंट्स की फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हुए तोरू दत्त ने एक पोएट्री लिखी है, आई स्टिल रिमेंबर इट, इट वॉज वेरी वेल रिटन। जो शब्दों का जो सिलेक्शन होता है, पोएट्स आई बिलीव की वैसे भी क्वाइट रिच। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए पोएट्री शुरू करते हैं। पोएट्री शुरू होती है फर्स्ट स्टेंजा से। देयर आर 5 बेसिक स्टेंजाज। फर्स्ट स्टेंजा है लाइक अ ह्यूज पाइथन bending round and round the rugged trunk indented deep with scars up to its very summit near the stars a creeper climbs। ये आप बुक रख के बैठेंगे तो आप सब कुछ समझ पाएंगे कि एक बड़े विशाल पाइथन की तरह, पाइथन माने अजगर होता है, स्नेक की वैरायटी है, एक बड़े विशाल अजगर की तरह विंडिंग राउंड एंड राउंड, चारों तरफ लिपटा हुआ। द रग्ड ट्रंक, किसके चारों तरफ लिपटा हुआ, वो जो रग्ड ट्रंक होता है, ट्रंक दो ही तरीके के होते हैं, आइदर स्मूथ और खुरदुरे, रग्ड। तो उसके चारों तरफ एक ह्यूज पाइथन के जैसे लिपटा हुआ है। इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, वो एक ऐसा ट्रंक है जिसपे अंदर तक स्कार्स के निशान बने हुए हैं। जब भी हम लोग पेड़ों की जो मेन बार्क देखते हैं, जब मेन उसका तना देखते हैं तो उसको देखते हैं कि अगर कोई स्मूथ नहीं है तो उसमें कुछ जैसे नीम के पेड़ के साथ आपने देखा होगा, उसमें ऐसी डिज़ाइंस बनी होती हैं। दो दे आर नॉट, मतलब दे आर ऐसे बनी होती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने घाव के निशान बना दिए हो। तो इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और इस पेड़ की समिट तक, समिट का मतलब होता है द टॉपेस्ट एरिया, ये ट्री और माउंटेन्स के साथ लगता है। इसकी समिट तक अ क्रीपर क्लाइम्स, मैं एक बार फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ, लाइक अ ह्यूज पाइथन बेंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स अ क्रीपर क्लाइम्स। कि एक क्रीपर ने एक बड़े विशाल अजगर की तरह इसके मेन ट्रंक को, वो मेन ट्रंक जो स्कार्स के जिसपे निशान है, उसको नीचे से लेके इसकी समिट तक एक अजगर के जैसे लपेटा हुआ है एक क्रीपर ने। क्रीपर मीन्स बेल। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव,
अगर ऐसा किसी दूसरे पेड़ के साथ होता ना, किसी दूसरे पेड़ पे अगर बेल इस तरीके से उसकी बॉटम से लेके उसके टॉप तक अगर लिपटी हुई होती तो दूसरा पेड़ सरवाइव भी नहीं कर पाता। इन हुज एम्ब्रेस इज बाउंड, एम्ब्रेस का मतलब हक करना होता है, गले लगाना होता है। इन हुज एम्ब्रेस इज बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव बट गैलेंटली द जायंट बियर्स द स्कार। लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी परेशानियां झेल जाते हैं। एंड द फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमॉन्ग। इतनी परेशानी के बावजूद भी इसकी हर एक ब्रांच से जितनी भी बोझ, बो का मतलब ब्रांच जो होता है, जितनी भी बोझ है उनमें क्रिम्सन क्लस्टर्स, क्रिम्सन माने रेड कलर, क्लस्टर माने गुच्छे, इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोझ अमॉन्ग। इतनी परेशानी के बावजूद भी इसकी हर एक ब्रांच से क्रिम्सन रेड कलर के गुच्छों में फूल लटक रहे हैं। दूसरा कोई पेड़ होता तो वो जिंदा भी नहीं रह पाता। Where on all day are gathered bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from a tree while man repose। और इन फूलों के चारों तरफ दिन भर चिड़िया, मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, और अक्सर रात के समय एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज, गार्डन भर जाता है विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, एक ऐसे संगीत से भर जाता है जो लगता है कि हमें कभी ख़त्म नहीं होगा। एक्चुअली वो संगीत जो है ना, वो पोएटस रिप्रेजेंट कर रही है कि वो संगीत वहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय दोज बीज एंड बाय दोज वर्ड्स। और राइटर को लगता है कि मीन्स जब ह्यूमन बींग्स गाते हैं तो वो गाना कब ख़त्म होने वाला होता है, वी कैन गेट एन आइडिया। लेकिन चिड़िया या जो इंसेक्ट्स हैं, जब वो कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वी कैन नेवर गेट एन आइडिया कि वो कब खत्म होने वाला है। तो एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। और अक्सर रात के समय गार्डन में एक मधुर संगीत भर जाता है, एक ऐसा संगीत जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री। और उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? हमारे पेड़ से आ रही है। व्हाइल मैन रिपोज, तब आ रही होती है जब आदमी सो रहा होता है। ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया। सेकंड पे आ रहा हूँ। When first my casement is wide open thrown at dawn, केसमेंट का मतलब विंडो के जो फ्रेम होते हैं, जो गेट होते हैं, उनके लिए है। When first my casement is wide open thrown at dawn, जब सुबह के समय मेरी विंडो पहली बार खुलती है। My eyes delighted on it rest, तो मेरी आंखें सबसे पहले आके इस पेड़ से ही टिकती हैं। Sometimes and most in winter on its crest a grey baboon sits a statue like alone watching the sunrise। और कभी कभी, लेकिन होता है ये अक्सर विंटर के मौसम में, कि विंटर के मौसम में इसकी क्रेस्ट पे, क्रेस्ट का मतलब टॉपेस्ट ब्रांच होता है ट्री का, इसकी क्रेस्ट पे एक बबून एक मंकी की वैरायटी है, एक बबून स्टैचू के जैसे मैं बैठा हुआ देखती हूँ। और क्या कर रहा होता है वो वहाँ बैठे हुए? वॉचिंग द सनराइज, वो सनराइज। तो कभी जब कभी भी विंडो मैं जब कभी भी अपनी विंडो खोलती हूँ ना, तो विंडो मेरी सुबह जब मेरी विंडो खुलती है तो मेरी आंखें सबसे पहले इस पेड़ से ही टिकती हैं। और कभी कभी, लेकिन अक्सर विंटर के मौसम में इसकी जो टॉपेस्ट ब्रांच है उस पर मुझे एक मंकी बैठा दिखाई देता है, सनराइज देखता हुआ। व्हाइल ऑन लोअर बोज हिज फनी ऑफस्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, जबकि नीचे की ब्रांचेस पे उसका छोटा सा ऑफस्प्रिंग माने बच्चा, उस बंदर का बच्चा, वो इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है, खेल रहा होता है। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, और दूर और पास से चिड़ियों के हेल करने की, जैसे हेल का मतलब जय जयकार करना होता है, वेलकम करना होता है। जब कभी भी दिन की शुरुआत होने वाली होती है तो वो चिड़ियों की जो चहचहाहट है उसको वो हेलिंग का नाम दे रही है। और दूर और पास से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। एंड टू देयर पेस्चर्स बेंड आर स्लीपी काउज, और बगल में इस पेड़ के पास जो पास्चर बना हुआ है, पास्चर माने घास का मैदान होता है जहाँ यूजुअली जानवर ग्रेजिंग चरने के लिए आते हैं। एंड टू देयर पास्चर्स बेंड आर स्लीपी काउज, और हमारे बगल में जो पास्चर है उसमें स्लीपी काउज आके इकट्ठी हो गई हैं। एंड इन द shadow on the broad tank cast by that whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and mast, और इस पेड़ की छाया में जो एक बड़े से ब्रॉड टैंक पे पड़ रही है, बाय दैट होअर ट्री, होअर का मतलब होता है ओल्ड, इस पुराने पेड़ के द्वारा इसकी जो छाया बन रही है एक बड़े से टैंक पे जो पड़ रही है, वो छाया भी बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, उस पेड़ की छाया में वाटर लिलीज भी इस तरीके से इकट्ठे हो गए हैं, लाइक स्नो एंड मास्ड, जैसे किसी ने स्नो को इकट्ठा करके रख दिया हो। वाटर लिलीज वाइट कलर के तो होते हैं। देयर नाइट इज ओनली फॉर अ नाइट, देयर लाइफ इज ओनली फॉर अ नाइट, तो वो इस पेड़ की छाया में इसीलिए इकट्ठे हो गए हैं ताकि वो थोड़े समय के लिए और जी सके। जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो मुरझा जाएंगे,
तो ये हो गया सेकंड स्टेंजा, जिसमें ये बता रही है पोएटस की जब कभी भी वो विंडो खोलती है, अपनी विंडो खोलते हुए उसे कौन सा सीन दिखाई देता है इन द मॉर्निंग। थर्ड स्टेंजा पे मैं आ रहा हूँ जो इसकी रियलिटी बता रहा है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज द कैसरूना टू माई सोल। लेकिन मैं जो कैसरूना ट्री है मैं उसको सिर्फ इसकी मैग्निफिसेंस की वजह से पसंद नहीं करती। मैग्निफिसेंस मतलब इसकी ब्यूटी, मतलब मुझे अगर कैसरूना ट्री को आई लव इट, तो आई डोंट लव इट जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बीनीथ इट वी हैव प्लेड 2 years में रोल। हम इसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि सालों पहले 2 years में रोल हम इसके नीचे खेले हैं। Oh sweet companions, loved with love intense, for your sake shall the tree be ever dear, blent with your images it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. Oh sweet companions. पोएटस ने ये पोएट्री लिखी ही इसीलिए है क्योंकि उसकी कुछ मेमोरीज़ हैं इस पेड़ के साथ, और वो मेमोरीज़ हैं कि वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ जिनका नाम अबजू एंड अरू था, उन दोनों के साथ इस पेड़ के शैडो में खेला करती थी। और इसके साथ वो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो जब कभी भी इस पेड़ को देखती है तो उसे वो उनके साथ खेलने की मेमोरीज याद आ जाती हैं। वो उन्हीं को बता रही है कि हम पेड़ को सिर्फ इस वजह से प्रेम नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। आई लव दिस ट्री जस्ट बिकॉज इसके नीचे हम ईयर्स पहले खेला करते थे। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विथ लव इंटेंस। अरे मेरे प्यारे साथियों, अबजू एंड अरू उसके भाई बहन, प्रेम से भी ज़्यादा प्रेम करती थी मैं तुम्हें, मतलब आई लव्ड यू वेरी मच। फॉर योर सिक सेल द ट्री बी एवर डियर, ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट सेल अराइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। तुम्हारी इमेजेस इसमें उभरी हुई हैं, मतलब व्हेन एवर आई लुक एट दिस ट्री आई रिमेंबर यू। तो क्या तुम्हारी खातिर ये पेड़ हमेशा हमेशा जिंदा बना रहेगा? तब तक ये मेरी मेमोरी में आता रहेगा जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। What is that डर्स? तो ये उसने बता दिया कि वो इस ट्री को क्यों प्रेम करती है। She loves that tree just because she has some past memories of her brother and sister under this tree she used to play. Another, ये इस स्टेंजा का सेकंड पार्ट ही है। What is that डर्स like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach. अरे हमें ये कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कहीं दूर जब कोई समुद्र किसी सिंगल बीच से आके, बीच मतलब समुद्र का किनारा होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर कहीं पत्थरों के किनारे से आके पानी जो सी है वो टकरा रहा हो। तो ऐसी आवाज़ मुझे कहाँ से सुनाई दे रही है? डर्ज एक ऐसी आवाज़ होती है कि जब पानी जब पत्थर पे पड़ता है ना तो उससे जिस तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट साउंड इज नोन एज डर्ज। तो व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। अरे ये कैसी डर्ज के जैसी, मरमर मतलब स्लो आवाज़, कैसी डर्ज के जैसी धीमी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर कहीं एक सी सिंगल बीच से आके टकरा रहा हो। इट इज़ ट्रीज लेमेंट। अरे हम समझ गए कि ये कैसी आवाज़ है। ये आवाज़ है ट्री के लेमेंट की। लेमेंट माने पेड़ भी अपना शोक मना रहा है, पेड़ भी अपना दुख मना रहा है। इन एन ईयरी स्पीच, ईयरी स्पीच का मतलब होता है दुख से भरी हुई स्पीच, दैट हैप्पीली टू द अननोन लैंड में रीच, जो मेरे पास उन अननोन लैंड में भी पहुंच जाती है जहां ये पेड़ नहीं है। तो यहाँ उसका ये कहने का मतलब है कि जब कभी भी वो पोएटेस अपना दुख पेड़ के सामने या पेड़ को देख के जब कभी भी वो अपने भाई बहन को याद करती है, रोती है, तो उसे ये लगता है कि वो जो पेड़ है ना वो उसके दुखों को, वो उसके दुख को शेयर कर रहा है, उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है। और जो उसका रिस्पॉन्स है वहाँ पे वो इस तरीके का रिस्पॉन्स, वो ह्यूमन बीइंग की आवाज़ में नहीं रोता बल्कि वो रोता है एक डर्ज जैसी आवाज़ में, जो पोएटस को लगता है कि एन ईयरी स्पीच है, दुख से भरी हुई एक स्पीच है, कंडोलेंस वाली स्पीच है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो कंडोल कर रहा है और इनके दुख को इनके साथ शेयर कर रहा है। तो पोएटस की जो ट्री के साथ यादें हैं ना, या पोएटस की ट्री के साथ जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट मोर देन द लिमिट है। तो मैं फोर्थ स्टेंजा पे आता हूँ। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। ये बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। कौन सी बात? कि पेड़ रोता है। तो अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि पेड़ भी रो सकता है क्या? येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, लेकिन अगर फेथ है तो ये बात पॉसिबल है। तो कि जैसे हम अगर फेथ की बात करें तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी गो टू टेम्पल। अगर हमें ये लग जाए कि इस जगह पे ईश्वर हैं तो फिर वहाँ ईश्वर हैं।
तो फेथ की बात है ओनली। तो अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, ये बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन फेथ के लिए ये बात वेल नोन है। I have heard that wail far far away in distant lands by many a sheltered way। मैंने ये जो रोने की आवाज़ है ना पेड़ के, ये यहीं नहीं सुनी, बल्कि यहाँ से इन अ शेल्टर्ड वे, मैनी अ शेल्टर्ड वे, मतलब 7 समंदर पार। जब ये इसका मतलब होता है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बाय मैनी अ शेल्टर्ड पे, जब कभी भी मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रही हूँ ना, ये पेड़ तो इंडिया में है, लेकिन जब कभी भी मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी रही हूँ ना, तो ये जो पेड़ के रोने की आवाज़ है, ये पेड़ के रोने की आवाज़ मैं वहाँ भी महसूस कर सकती हूँ। पोएटिस का ऐसा फेथ था, वो पहली लाइन में बता चुकी है कि अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, मतलब कोई नहीं माने चाहे नहीं माने, लेकिन जिसको फेथ है he or she will realize। When slumber, बता रही है कि कब सुनाई देती है। When slumbered in his cave the water wrath and the babes gently kissed the classic shore of France or Italy। जब समुद्र का देवता, वाटर wrath, समुद्र का देवता जब अपनी गुफा में सो रहा होता है, जब बेब्स, समुद्र की जो बेब्स हैं, वो जेंटली किस द क्लासिक शोर, जब वो धीमे धीमे आती हैं और जो वहाँ का जो शोर है, जो सी शोर है, उसको जेंटली जब वो टच करती हैं। और फ्रेंच और इटली, कहाँ, वो पहले ही बता चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रेंच और इटली में, बीनीथ द मून, रात के समय, व्हेन अर्थ ले ट्रेंच्ड इन अ ड्रीमलेस सून, जब ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी धरती किसी ड्रीमलेस सून में खो गई हो, किसी ऐसे जादू में खो गई हो कि कहीं से जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, सब बिल्कुल शांत प्रतीत होता है। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और हर बार जब उस म्यूजिक की आवाज़ आती है, वो म्यूजिक हो रहा है समुद्र के किनारे से टकराने का। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सप्लाइम, और जब भी जैसे ही मैं वो आवाज़ सुनती हूँ, बार बार जब वो आवाज़ मुझे आती है, तो उस आवाज़ के साथ मेरे अंदर एक इमेज बनती है, एक फॉर्म बनती है, एक फॉर्म बनती है जो सबलाइम है। सबलाइम मीन्स बेस्ट है मेरे लिए। दाई फॉर्म ओ ट्री, किसकी आकृति बनती है, तुम्हारी आकृति बनती है। ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सॉ दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सबसे खुशी के समय देखा है, और इनके लिए जो सबसे समय खुशी का समय था, वो था इनका भाई बहनों के साथ खेलना। So thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime, और तुम्हारे साथ मुझे दिखाई दे जाते हैं मेरे भाई बहन। मैं लास्ट स्टेंजा पे आ रहा हूँ। Therefore I fain would consecrate a lay, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक consecrate a lay का मतलब होता है पोइट्री लिखना, वर्स लिखना, और फेन का मतलब होता है हैप्पीली। तो इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं खुशी खुशी एक पोइट्री लिखूंगी। अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, ओ ट्री बिलव्ड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर ए रिपोज, तो मैं तुम्हारे सम्मान में एक गीत लिखना चाहती हूँ, एक पोइट्री लिखना चाहती हूँ। तुम ट्री जो उनके भी प्रिय थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो हमेशा वाली मतलब ब्लेस्ड स्लीप में खो गए हैं। डियरर देन लाइफ टू मी अ लास्ट बर्थडे, मेरे लिए तो वो मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय थे। मेयस्ट दाउ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, ईश्वर करे कि तुम्हारे दिन तब खत्म हो जब मेरे दिन पूरे हो जाएं। With deathless trees like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, and death and skeleton and time the shadow। राइटर यहाँ बता रहा है कि काश तुम बोरोडेल के उन पेड़ों के जैसे हो जाओ। मतलब जब तक हम लाइफ में जिंदा रहते हैं ना, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स को 5 तरीके के खतरे हैं। पहला फियर, हर लिविंग थिंग भय में जीती है। दूसरा ट्रेम्बलिंग होप, हम अपने लिए जो भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं लाइफ में, वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी नहीं होंगी उसको हम कभी सर्टेन नहीं कह सकते। तो जो खतरे हैं वो हैं फियर, ट्रेम्बलिंग होप, डेथ सर्टेन है, स्केलेटन ये तो द होल बॉडी हैज टू पेरिश, एंड टाइम द शैडो, और हम यहाँ बहुत थोड़े से समय के लिए हैं। तो राइटर बताता है कि तुम उन बोरोडेल के पेड़ों के जैसे क्यों नहीं हो जाते, भगवान करे कि तुम उन बोरोडेल के पेड़ों के जैसे हो जाओ। अंडर हुज ऑफ फिल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, बोरोडेल एक वैली का नाम है, आई एम सॉरी, जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस में ये पांचों के पांचों खतरे लटके लटके जो खुद थक गए हैं। फियर, ट्रेम्बलिंग, होप, डेथ, स्केलेटन, टाइम द शैडो, ये खतरे वैसे तो सबके साथ लगे रहते हैं, सारी लिविंग थिंग्स के साथ, लेकिन बोरोडेल के वो पेड़, कई सारे पेड़ों के बारे में तो बोरोडेल के बारे में विश्वास किया जाता है कि वो 3000 से 5000 साल तक पुराने हैं। तो बोले उन पेड़ों में
ये 5 बड़े बड़े खतरे आके जो लटक के जो खुद थक गए हैं, तो काश तुम भी उनके जैसे आ जाओ, तुम्हारी भी डेथ ना हो। एंड दो वीक द बर्ड्स दैट वुड डाई ब्यूटी फेम। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी पोएट्री इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि वो तुम्हारी सुंदरता को एक्सप्लेन कर दे। तुम जितने सुंदर हो, तुम्हें जितना मैं जानती हूँ, इससे ये हमारा जो पोएट्री होगा वो तुम्हारी सुंदरता को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ऑफेन रिहर्स मेल अप डिफेंट्री फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स। लेकिन एक ये जरूर हो सकता है कि हमारा जो पेड़ है, हमारा जो पोएट्री मैं लिखने जा रही हूँ, वो पोएट्री हो सकता है कि आपके वो जो ओब्लिवियन कर्स है, ओब्लिवियन कर्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज अ कर्स कि जो व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ है उससे एक दिन मरना जरूर है। तो हो सकता है वो आपको ओब्लिवियन कर्स से ज़रूर बचा ले, शायद मैं तो नहीं बचा पाऊंगी। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ रहे हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हाउ इज़ द क्रीपर क्लाइंबिंग द ट्री। सो कैसे वो लाइक अ ह्यूज पाइथन बेंडिंग राउंड एंड राउंड की उस जो क्रीपर है उसने ट्री को नीचे से लेके इसकी समिट तक, समिट मतलब तो टॉपेस्ट एरिया होता है, इस तरीके से लपेटा हुआ है एक अजगर के जैसे, एक पाइथन के जैसे, कि अगर ऐसा एम्ब्रेस किसी दूसरे पेड़ के साथ होता तो शायद वो जिंदा भी नहीं रह पाता। लेकिन हमारा पेड़ गैलेंटली इतनी बड़ी परेशानी को भी इंजॉय कर रहा है, फेस कर रहा है। और इसके अच्छा नेक्स्ट है, हाउ डज द जाइंट ट्री बियर द स्कार। ये बड़ा पेड़ इतने बड़ी समस्या को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को झेलता कैसे है। तो वो झेलता ऐसे है कि इतनी परेशानी के बावजूद भी इसकी सारी की सारी ब्रांचेस पे क्रिम्सन क्लस्टर्स में फूलों के गुच्छे लटके रहते हैं, जिनके चारों तरफ दिन भर चिड़ियाँ मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं। और इन केस अगर पोएटस पहले ही बता चुकी है कि अगर ये ऐसा किसी दूसरे पेड़ के साथ होता तो वो जिंदा भी नहीं रह पाता। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी परेशानियां झेल जाते हैं। तो नरेटर को भी लगता है कि हमारा पेड़ भी बड़े अच्छे से इस परेशानी को झेल रहा है, कि मतलब परेशानी को सिर्फ झेल नहीं रहा बल्कि सबके लिए कुछ ना कुछ दे रहा है। नेक्स्ट है, वॉट डज द पोएटस सी व्हेन सी ओपन्स हर विंडो इन द विंटर मॉर्न। क्या देखती है जब वो विंटर की मॉर्निंग में। तो सब ये सेकंड स्टेंजा द होल है कि मीन्स व्हेन माई केसमेंट इज़ वाइड ओपन थ्रोन एट डॉन। तो मेरी आंखें सबसे पहले आके एसी पे टिकती हैं विंटर के मौसम में। कभी कभी इसकी क्रेस्ट पे, क्रेस्ट का मतलब उसकी टॉपेस्ट ब्रांच है, उसके ऊपर हमें एक ग्रे कलर का बबून माने मंकी की वेराइटी है, वो दिखाई देता है वॉचिंग द सनराइज स्टैचू के जैसे वो बैठा रहता है। और इसके नीचे की ब्रांचेस पे इसका पनी ऑफ स्प्रिंग छोटा सा बच्चा इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है, खेल रहा होता है। तो चिड़ियों के चहचहाने की इन्हें आवाज़ आती है दूर मीस। और बगल में जो पास्चर हैं उसमें स्लीपी काउज आके इकट्ठी हो जाती हैं। इस पेड़ की छाया जो एक बड़े से तालाब पे पड़ती है, वहाँ वाटर लिलीज इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक स्नो एंड मास्ड, जैसे किसी ने स्नो को इकट्ठा करके रख दिया हो। तो ये सारे सीन्स हैं जो वो देखती है व्हेन शी ओपन्स हर विंडो इन द विंटर मॉर्न। नेक्स्ट है, हु एक्सहेल्स द डर्ज लाइक मर्मर एंड फॉर व्हाट रीजन। कौन वो डर्ज जैसा साउंड निकालता है, ट्री निकालता है, एंड फॉर व्हाट रीजन, क्या रीज़न है, क्यों वो रोता है। तो पोएटस को लगता है दैट ट्री इज क्राइंग जस्ट बिकॉज इट वांट्स टू शेयर द सॉरोज दैट द पोएटस हैव। और उसे लगता है कि वो इनके साथ सब कुछ शेयर कर रहा है ताकि मीन्स पोएटस उसे अपना एक फैमिली मेम्बर रियलाइज़ कर सके। लेकिन पोएटस पहले ही उसे मतलब ऐसा कंसीडर करती है कि इस पेड़ के साथ, इस पेड़ को वो अपना फैमिली मेम्बर ही मानती है। नेक्स्ट है, अच्छा, एक्सप्लेन अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ विथ रेफरेंस टू द पोएम। ये जो लाइन कही गई है अननोन येट वेल नोन, इसका सेंस क्या है, पोएट्री से रेफरेंस देना है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट्री ये लाइन यहाँ इसीलिए लिखी गई है सो दैट ये लाइन यहाँ इसीलिए लिखी गई है सो दैट जो राइटर है या मीन्स जो रीडर्स है इसके, वो ये रियलाइज़ कर सके कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिनको फेथ नहीं किया जा सकता है, जिन पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग हैं, जिन लोगों का ऐसा फेथ है, लाइक कड़कड़ में भगवान है, तो अगर इस तरीके की ओपिनियन वाले लोग हैं जो फेथ करते हैं तो शायद वो फेथ वाले लोग समझ पाएंगे। रेफरेंस कहाँ से है पोएट्री का, राइट नरेटर यहाँ कहती है, पोएटस कहती है कि वो जब कभी भी पेड़ के सामने रोती है, पेड़ से देख के रोने लगता है। तो वो कहती है कि ऐसा कोई मानेगा नहीं है ना, लेकिन जिसको फेथ होगा वो इस बात को मान जाएगा कि हाँ भाई कोई पेड़ भी आपको
रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये लाइन यहाँ बोली गई है फॉर दैट रीजन। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएटेस प्रपोज टू सैंक्टिफाई हर एसोसिएशन विद द ट्री एंड वाई। सैंक्टिफाई का मतलब होता है उसे अच्छा बनाना, पवित्र बनाना। तो पोएटेस ने कैसे अपनी जो एसोसिएशन है, उसका जो रिलेशनशिप है ट्री के साथ, उसे किस तरीके से प्रपोज करती है कि वो सैंक्टिफाई कर देगी, कैसे पवित्र कर देगी। तो शी हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ पोएट्री इन द ऑनर ऑफ द ट्री। और उसे लगता है कि जब वो पोएट्री लिखेगी तो वो पोएट्री ट्री को भी इमोर्टल बना देगी और इसके इसका जो रिलेशनशिप है ट्री के साथ उसे भी इमोर्टलाइज कर देगी। एंड वाई, रीज़न उसका बस इतना सा है, बिकॉज शी हैज़ सम पास्ट मेमोरीज विद द ट्री। और उन पास्ट मेमोरीज की वजह से ये उसे ऑनर करना चाहती है। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएटेस ब्लेस द ट्री। कैसे वो उसे ब्लेस करती है। ब्लेस करती है सिर्फ एक ही चीज़ में, पोएटेस चाहती है कि जो पेड़ है वो लॉन्ग लाइफ जिए। और वो लॉन्ग लाइफ के लिए ही पोएट्री के लिए कहती है, मे माई लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, की वो ये सच चाहती है कि पेड़ तो मर जाएगा क्योंकि वो तो लिविंग है, मीन्स वन डे इट हैज़ टू पेरिश। लेकिन बस वो एक चीज़ ये सोच रही है कि इन केस अगर इसने एक पोएट्री लिख दी इन द ऑनर ऑफ द ट्री, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये पेड़ अमर रहेगा। मतलब आज पेड़ जिंदा है या नहीं है, वी डू नॉट नो, लेकिन अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अमर तो हो गया ना। तो ये थी पूरी पोएट्री। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।